India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। मणिपुर मसले यौन हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महिला जजों की समिति बनाने पर किया विचार। पीड़िताओं ने सीबीआई जांच का किया विरोध। सीजीआई ने एफआईआर की जानकारी तलब की। आय से अधिक संपत्ति मामले पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट की रोक को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी धारा 319 के तहत समन वाले व्यक्ति को सुनवाई का मिले मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पुनरीक्षण करते हुए अदालत ने कहा गवाहों से जिरह करने का भी होगा अधिकार। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। My guest, I am going to give you a quote from a bestseller book, The Monk Who Sold His Ferrari. According to this book, the secret to happiness is very simple. Find out what you love doing and then direct your energies towards that. My guest today did exactly that. He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the two-time Chief Minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined. With a population of 230 million, making up 17% of India's population, UP would be the world's sixth largest country by population if it were a real country. A state that was considered one of the most backward in India for over 100 years. A state that sent indentured labourers to British colonies when India was under colonial rule. Yet, it's also the state from where independent India got 9 of her prime ministers. Yogi Adityanath, the two-term Chief Minister of the state, is a monk who wears his Hindu identity with pride. He's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with Muslims who constitute 19% of the population of Uttar Pradesh. For those viewers not familiar with Yogi Adityanath's political beginnings, योगी जी ने 1996 में महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 1998 में महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी और उम्मीदवार घोषित किया। और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने। Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before. That much I can promise you. प्रणाम योगी जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी। पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप धर्म योगी कब, कैसे, क्यों बने, क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है, कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है
एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं। वो जीने की एक कला है। विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है। या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो इंटरव्यू जिसमें ज्ञान वापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उधर मणिपुर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मणिपुर में यौन हिंसा के शिकार 2 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यौन हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महिला जजों की समिति बनाने पर विचार किया और एसआईटी जांच की मांग भी की। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पेश हुए। कपिल सिब्बल ने बताया कि पीड़िताएं नहीं चाहते कि मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई ने कहा कि सिर्फ 3 महिलाओं तक बदसलूकी का ये मामला सीमित नहीं, केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक बहुत सी महिलाएं बदसलूकी का शिकार हुई। इसके लिए सरकार को एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिससे उन महिलाओं को न्याय मिल सके जो महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हुई। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दोनों पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र और राज्य सरकार को अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों की एक समिति के गठन पर विचार किया। कोर्ट में राज्य अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया, जिसमें 6000 एफआईआर दर्ज होने का दावा किया गया। बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग पर कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा तो पारदर्शिता दिखेगी। याचिकाकर्ता के लिए वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि मामले में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए। इसमें सिविल सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं भी हो जिन्हें ऐसे मामलों का अनुभव हो। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच होने दे, मैं खुद जांच की मॉनिटरिंग करूंगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, जो वीडियो सामने आया केवल महिलाओं के खिलाफ ये घटना नहीं हुई, बाकी महिलाओं के साथ अपराधों में क्या हुआ, सब केसेस में मैकेनिज्म हो जहां अन्य महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 595 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से कितने यौन हिंसा से संबंधित है और कितने आगजनी हत्या से संबंधित है, ये नहीं पता। जांच तक पहुंचने से पहले इस अदालत के पास डेटा होना चाहिए। जहां तक कानून का सवाल है, बलात्कार की पीड़िताएं इसके बारे में बात नहीं करती। वे अपने आघात के चलते सामने नहीं आती। पहली बात है आत्मविश्वास पैदा करना। एक उच्च शक्ति समिति होनी चाहिए। पीड़ितों को बाहर आने का आत्मविश्वास होना चाहिए। स्थानीय समुदाय तक पहुंच होनी चाहिए। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, 3 मई के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित आज तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है। मैतेई समुदाय के लोग भी पीड़ित होंगे। हिंसा 2 तरफा होती है, इसीलिए भी हम एफआईआर के वर्गीकरण को देखना चाहते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें किसी और वीडियो का इंतजार नहीं करना चाहिए। केंद्र द्वारा दायर हलफनामे से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के कई अन्य मामले हैं। हमें अन्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए भी एक तंत्र स्थापित करना होगा। केवल इन 3 महिलाएं नहीं,
बल्कि अपराध पीड़ित हर महिला के लिए तंत्र हो। कपिल सिब्बल ने कहा, बयानों से पता चलता है कि पुलिस ही दोनों को प्रदर्शनकारियों के पास ले गई, उनको भीड़ के पास छोड़ दिया। एक महिला के पिता भाई को मार डाला गया, अभी भी शव नहीं मिले। 18 मई को 0 FIR दर्ज की गई। जब इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया तब कुछ हुआ, तो फिर हमें कैसे भरोसा हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट इस केस को मॉनिटर कर सकता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। CJI ने कहा कि हम फिलहाल जांच पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि हिंसा करने वालों को गिरफ्तार भी करना है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देगी, लेकिन अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वह हस्तक्षेप भी करेगी। इस मामले में अन्य जनहित याचिका भी दायर की गई, जिसमें मणिपुर राज्य में यौन उत्पीड़न की घटनाओं और चल रही हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने मणिपुर में देखी गई हिंसा की निंदा की, खासकर परेशान करने वाली वीडियो का जिक्र करते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 13 जुलाई को मार्च के दौरान हुई बीजेपी नेता की मौत के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT या फिर CBI से इस मामले की जांच कराई जाए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें काफी शक्तियां हासिल। स्थानीय हाईकोर्ट इसकी निगरानी कर सकती है और अगर उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही तो वो सक्षम अधिकारियों के साथ SIT का गठन कर सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली और हाईकोर्ट जाने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर फौरन सुनवाई करे और जल्द फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। याचिका में कहा गया कि पुलिस संवैधानिक संस्था है और कानून व्यवस्था को कायम रखना उसकी जिम्मेदारी। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति होती है। याचिका में कहा गया कि पुलिस ने अचानक मार्च को घेर लिया और लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छेड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई। याचिका में आरोप है कि पुलिस की निर्दयता की वजह से ही बीजेपी नेता की मौत हुई। बीजेपी ने बीती 13 जुलाई को पटना में विधानसभा मार्च का आयोजन किया था। इस दौरान लाठीचार्ज के दौरान जहानाबाद जिले के बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। भाजपा ने लाठीचार्ज के कारण बीजेपी नेता की मौत का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि बीजेपी नेता के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं पाया गया। उधर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच पर अंतरिम रोक लगाने का हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा। कोर्ट ने CBI की जांच पर रोक हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट मेरिट पर सुनवाई कर इस मामले में फैसला दे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद में कोर्ट ने अलग अलग तारीखों पर रोक को और बढ़ा दिया था। DK शिवकुमार के खिलाफ CBI, ED और इनकम टैक्स विभाग ने कई मामले दर्ज किए थे। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप में उन्होंने तिहाड़ जेल में तकरीबन 104 दिन भी बिताए थे। DK शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CBI ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ के बाद दिए गए अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने CBI को उच्च न्यायालय से मामले के त्वरित निस्तारण का अनुरोध करने की अनुमति दे दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में CBI की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। उच्च न्यायालय ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामला वर्ष 2020 का है। अदालत ने पिछले 2 वर्षों में जांच की प्रगति पर CBI से जानकारी भी मांगी थी। अदालत ने एजेंसी से पूछा कि वो अंतरिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्रवाई को रोक दिया था और मामले को स्थगित कर दिया था। DK शिवकुमार सबसे पहले सुर्खियों में 2017 में आए, जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पूर्व सलाहकार अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव में कड़ी टक्कर का सामना कर रहे थे। उस समय
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि विधायकों को बीजेपी की पहुंच से दूर रखा जाए। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर जीत हासिल की। इस चुनाव में डीके शिव कुमार ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़े जाने से पहले सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग प्रारंभिक चरण में नहीं होगा, जहां अपराध का संज्ञान लिया जाता है और मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने से पहले समन आदेश पारित किया जाता है। उस शक्ति का प्रयोग सीआरपीसी की धारा 190 के तहत किया जाता है। इस मामले में एक व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किया गया था और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपी के रूप में उसे जोड़ा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है और इस प्रकार आरोपियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। योगेंद्र यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए आरोपी ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में तर्क दिया कि आवश्यक है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत बुलाए गए व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ आरोपी के रूप में पेश करने से पहले सुना जाना चाहिए। आरोपी पहले से ही ट्रायल का सामना कर रहा है। यह आग्रह किया गया था कि अगर आरोपी को ऐसी सुनवाई प्रदान नहीं की जाती तो आरोपी के रूप में जोड़े जाने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। एक व्यक्ति जिसे धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करके बुलाया जाता है, ट्रायल को हाईजैक नहीं कर सकता और अपने फोकस से भटकाकर ट्रायल से बचने के लिए अपने मामले को मजबूत करने के लिए इसे किसी मुद्दे पर नहीं ले जा सकता। और अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको समन किए गए व्यक्ति के हक अधिकार के बारे में बताएंगे। नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट इज टू हियर द अदर साइड। इसका मतलब ये है कि सभी पार्टीज को सुनने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और नो वन शैल गो अनहर्ड। हाउएवर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ यशोदा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी को रीड करते हुए ये बताया कि पर्सन जिसको इस सेक्शन के अंडर समवन किया गया हो नीड नॉट टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिफोर बीइंग एडेड एज एन एक्यूज। आइए जानते हैं ये सेक्शन है क्या। ये सेक्शन कोर्ट को ये पावर देता है टू प्रोसीड against such person not being an accused जब कोर्ट को ये लगता है कि एविडेंस को देखते हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। कोर्ट ने ये भी कहा सेक्शन 319 क्लियरली यूजेस द एक्सप्रेशन टू प्रोसीड व्हिच मींस टू प्रोसीड विद द ट्रायल एंड नॉट टू jeopardize द ट्रायल एट द इंस्टेंसेस ऑफ द पर्सन समवन बाय कंडक्टिंग a mini trial or a trial within a trial thereby derailing the main trial of the case। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ईद उल फितर के अवसर पर अगले साल कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगर्णम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है। इसी तरह का मामला पहले भी आया, हमने सुनवाई नहीं की और ये पहले ही खत्म हो चुका है। अब क्या करें? हमें निजी प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए। याचिकाकर्ता कौन है, उन्हें भाषणों के बारे में कैसे पता चला? मीडिया रिपोर्ट से। जनहित याचिका की बुनियाद सिर्फ मीडिया रिपोर्ट है। आपको कुछ शोध करना होगा। अगर आपके अनुसार ये घृणास्पद भाषण है तो सीआरपीसी आपको पर्याप्त उपाय प्रदान करता है। याचिकाकर्ता ने खान लीगल सॉलिसिटर फर्म का अध्यक्ष होने का दावा किया। ये प्रस्तुत किया गया कि निजी प्रतिवादी 2011 से हर साल ईद उल फितर के दौरान ईद मिलन समारोह में आते हैं। उनका हालिया भड़काऊ भाषण जिसके कारण कथित तौर पर रामनवमी पर हिंसा हुई, उसने ये आशंका पैदा की कि अगर निजी प्रतिवादी ऐसा भाषण फिर देते हैं तो ऐसी ही स्थिति फिर से हो सकती है और इसीलिए उन्हें रोका जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि निजी प्रतिवादी द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए याचिकाकर्ता ने पूरक हलफनामे के माध्यम से पवित्र कुरान की आयतों का उल्लेख करने की मांग भी की। इस तरह के अनुरोध को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और इसके साथ ही जनहित याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि हमने पाया कि याचिका मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है और मुख्य सचिव को अभ्यावेदन देने के अलावा याचिकाकर्ता द्वारा कोई शोध नहीं किया गया। किसी भी स्थिति में जनहित याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। यदि याचिकाकर्ता के अनुसार कुछ भाषणों से कुछ भावनाएं आहत हुई हैं तो कानून ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त उपाय कर सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व एडिशनल जज पुष्पा गनीडीवाला ने हाईकोर्ट के जज के लिए लागू पेंशन के लिए हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का रुख किया।
स्किन टू स्किन टच जजमेंट लिखने के लिए सुर्खियों में आई। गनेडीवाला ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थायी नियुक्ति से इनकार किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के 2 नवंबर 2022 के संचार को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया कि वो हाईकोर्ट जज की पेंशन और अन्य लाभों के लिए अयोग्य हैं। गनेडीवाला ने तर्क दिया कि वो पेंशन की हकदार हैं, भले ही वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुई हों या एक विशिष्ट आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त हुई हों। याचिका में प्रतिवादियों में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, राज्य कानून और न्यायपालिका विभाग के सचिव और शहर में महाराष्ट्र के महालेखाकार शामिल। गनेडीवाला ने अपनी याचिका में कहा कि पेंशन देने से इनकार करने में उत्तरदाताओं का पूरा दृष्टिकोण मनमाना है और इसलिए पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। जनवरी 2021 में गनेडीवाला ने बाल यौन शोषण से संबंधित 2 फैसले दिए, जिसमें इस प्रस्ताव को लेने के लिए व्यापक आलोचना हुई कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच की आवश्यक है। विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 20 जनवरी को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश रद्द कर दी। 1 महीने बाद फरवरी 2021 में कोलेजियम ने उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव के बजाय अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर उनके कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की। पिछले साल भारत के अटॉर्नी जनरल की ओर से दायर एक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने उनके विवादास्पद फैसलों को खारिज कर दिया था। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। India Legal presents Courts Roundup.